करणी सेना भारत जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह जी, जिन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता से, अपने संगठन की नेतृत्व क्षमता से कई बार इस पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे उत्तर प्रदेश के मसले हों, संसदीय चुनावों की भी चर्चा हम भैया से कर लेंगे, जानेंगे कि इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब राजनीतिक गतिविधियां बदल रही हैं, शासन प्रशासन का तौर तरीका बदल रहा है और सामाजिक ढांचे बदल रहे हैं, इस सिचुएशन में करणी सेना भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह जी हैं, वो अपने संगठन को किस तरह से और आगे ले जाएंगे, इन्हीं बातों पर चर्चा होगी। आपसे ये भी जाना जाएगा कि भैया का कब समाज सेवा में पदार्पण हुआ, और संगठन के बारे में विशेष तौर पे चर्चा होगी, जिस संगठन को लेके लगभग भारत के अधिकांश राज्यों में, कोने पे, छोटे बड़े गांवों में, अन्य जगहों पे चर्चा होती ही रहती है। तो बीरू भैया जी, आपको अब मेरे चैनल पर आपका सादर स्वागत है भैया, और जानना चाहेंगे भैया कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में आपने कब, ऐसा आपको कब लगा कि नहीं, मुझे करणी सेना भारतीय जैसे संगठन में जुड़ना चाहिए? कब आपको लगा कि नहीं, आपको पता होगा कि यह संगठन जाति विशेष से संबंध रखता है, फिर भी आपने इस संगठन से जुड़ने का मन बनाया, वह कारण, वह परिस्थिति क्या रही, इस पर जरा प्रकाश डालिए। गोपाल भैया, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, आपके तमाम व्यूवर्स को बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने एक साथ कई सवाल पूछा है, तो मैं पहले ये बता दूं कि आपने कहा कि आपको पता है कि यह संगठन जाति का संगठन है, तो ये तमाम धारणाएं लोगों के बीच रहती हैं। इसी तरीके से अगर हमारे बाप दादाओं ने किया होता तो केवल इस देश में क्षत्रिय होता, बाकी कोई होता ही नहीं। मैं भी, टू बी फ्रैंक, मैं बहुत बोल्ड इसको कोड करता हूं अपने हर इंटरव्यूज में, और मैं सभी भाइयों के बीच, आप सभी के बीच ये बात रखूंगा, पूरे देश के बीच। महाराणा प्रताप केवल क्षत्रियों की लड़ाई लड़े थे क्या? बप्पा रावल, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान या तमाम महापुरुष जो हुए, वो देश हित की लड़ाई लड़े थे। क्षत्रिय का मतलब होता है 36 कौम का छत्रप, जो सभी सर्व जात धर्म मत मजहब की बात करे। अगर क्षत्रिय है तो हिंदुस्तान का वजूद है, और क्षत्रिय नहीं तो हिंदुस्तान का वजूद नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, उसका मैं जीता जागता उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये देता हूं कि दुनिया में 43 सभ्यताएं, 43 सभ्यताएं थी, जिसमें इजिप्ट की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, यूनान की सभ्यता हो, मोहनजोदाड़ो सभ्यता हो, तमाम ऐसी 42 सभ्यताएं इस दुनिया से निपटा दी गई, खत्म कर दी गई। एक सभ्यता केवल बची है, वो है सनातन सभ्यता। और इसलिए वो सभ्यता बची है क्योंकि उसका ध्वजावाहक और उसका युद्ध का रक्षक और उसकी तलवार लेके खड़ा होने वाला क्षत्रिय था, इसलिए सनातन सभ्यता और सनातन पद्धति जिंदा है। तो मैं पहले बता दूं कि करणी माता के नाम पे संगठन बना है, जो हमारी कुल देवी हैं, और क्षत्रिय कभी जातिवादी नहीं हो सकता। क्षत्रिय अगर जातिवादी है तो क्षत्रिय नहीं हो सकता। क्षत्रिय राष्ट्रवादी होता है, क्षत्रिय धर्मवादी होता है। क्षत्रिय के लिए अपने हर वो भाई प्रिय हैं जो हमारे बाप दादाओं के लिए संघर्ष एक दिन भी किए। और आप, दूसरा सवाल आपका था कि सामाजिक जीवन में कैसे आया गया, कब आया गया? तो पढ़ाई का समय था, समाज में तमाम तरीके की कुंठित भावनाएं भरी पड़ी हैं। मैं आपको टू बी फ्रैंक, दुनिया में 197 देश हैं, मात्र इस दुनिया में केवल 2 देशों में आरक्षण जैसी प्रणाली है। आज वो एक देश बचा है, क्योंकि 2022 तक बांग्लादेश में और भारत में आरक्षण था पूरे दुनिया में। 2022 में बांग्लादेश में भी आरक्षण खत्म हो गया। पूरे दुनिया में इकलौता देश है जहां पे एजुकेशन में आरक्षण है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है मेरा। आप देश को, लोगों को बराबर करने की बात करते हो। आप संविधान का आर्टिकल 19, आर्टिकल 16, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, या सब मानव के बराबर हो, आर्टिकल 33, 32, 34, इसको आप देखते हो। लेकिन आप उसमें यह नहीं देखते हो कि जहां पे 10 साल मात्र आरक्षण की व्यवस्था लागू थी, 1950 से 1960, मात्र 10 साल। उसके बाद ये लगातार चीजें चलती रही। आप ये बताइए कि मैं उस क्लास से पढ़ा हूं जिस क्लास में, चाहे वो SC ST समाज का पढ़ा हो, चाहे OBC का पढ़ा हो, चाहे अपर कास्ट का पढ़ा हो, ये तो मुझे नहीं पढ़ाया गया कि आप क्षत्रिय हो तो आपकी बेंच ऊंची होगी, बेंच नीची होगी। ऐसा आप तो पढ़े नहीं होंगे।
या टीचर हमारे लिए अलग होंगे, या पेट्रोल पंप पे नोजिल अलग होती पेट्रोल डालने वाली की, सवर्णों का अलग होगी, ओबीसी और एससी एसटी का अलग होगी, रोड अलग तो बनी नहीं है कि भाई टोल का कॉन्सेप्ट है कि छतरी की गाड़ी है तो 500 का टोल होगा और एससी की गाड़ी है तो 50 रुपए टोल होगा, ऐसा कहीं पे कॉन्सेप्ट है? लेकिन केवल कॉन्सेप्ट एजुकेशन में है, दैट्स मैटर। यह बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां से हिंदुस्तान की नींव बनती है, जहां से एक ब्रॉड भारत की नींव तैयार हो रही है, जहां पे हम एजुकेशन सिस्टम ही हमारे देश को, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे तमाम चीजें हो, आदमी पढ़ के ही जाता है। और पढ़ने की शुरुआत में ही हमारी नींव इतनी कमजोर रख दी जा रही है, सोचने का विषय है, ये बहुत सोचने का विषय है। मैं बार बार इस पे इंडिकेट करता हूं। आप बताइए, मैं बहुत क्लियर गोपाल भैया आपसे एक बात पूछता हूं कि ये बताया गया मां के गर्भ में कि मैं क्षत्रिय के गर्भ में पल रहा हूं कि ओबीसी और एससी के गर्भ में पल रहा हूं? कौन सी ऐसी टैबलेट बनाई गई कि जिससे ये बताया जाए कि केवल ये क्षत्रियों को असर करेगी और ओबीसी और एससी को नहीं असर करेगी? ये बताया गया, लेकिन बताया तब गया जब हमने नौकरी का फॉर्म डाला। तब मुझे लगा कि मैं हिंदुस्तान के उस दबे कुचले व्यवस्थाओं में पला बड़ा हूं जहां पे केवल रोड पे गड्ढे हैं। लोग बोलते हैं रोड गड्ढा मुक्त करना, समाज गड्ढा मुक्त होने की जरूरत है, समाज में जीवन जीने की शैली गड्ढा मुक्त होने की जरूरत है। आप किस भारत की बात करते हैं? आप समता मूलक समाज की स्थापना की बात करते हैं? आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं? सर्वजन हिताय तब होगा, सर्वजन सुखाय तब होगा जब लोग पैरेलल सिस्टम में होंगे। अब पैरेलल सिस्टम क्षत्रियों ने दिया देश में, 567 रजवाड़ों में से 513 हमारे, हमने दान किया। 1.25 लाख जमींदारी हमने दान किया, 3.5 लाख तालुकेदारी हमने दान किया, 57 लाख एकड़ जमीन हमने दान किया। हमने आर्टिकल 16 बनाया है कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, मानव मानव को बराबर हो। हमने दान किया है देश में। हमने विनोबा भावे भूदान महायज्ञ में, जो 1952 में किया गया, अपने जमीन का 42% जमीन इस देश को दान कर दिया। उसके बाद 1962 में सीलिंग एक्ट के तहत हमने 31% जमीन देश को दान कर दिया। क्षत्रियों ने ऊह तक नहीं किया, और 1/20 जमीन के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं। हमने 57 लाख एकड़ जमीन देश को दान किया है। और सोचिए, आपको मैं और टू बी फ्रैंक बता रहा हूं देश के सिस्टम को, जब देश आजाद हुआ तो भारत के पास खुद का कोई पैसा नहीं था, 1 रुपए का सिक्का नहीं था। और नोट छापने के लिए आपको पता है कि जितने की नोट होती है उस वैल्यूएशन में गोल्ड गिरवी रखा जाता है। हर देश का एक कॉन्सेप्ट होता है। रिजर्व बैंक जब इस देश में बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल घूम घूम के राजपूत रजवाड़ों से ये कह के सोना मांगे कि ठाकुर साहब आप लोग सोना दे दीजिए, नहीं तो नोट नहीं छपेगी इस देश में। और हमने इतना सोना दिया कि जब पहली बार भारत देश की नोट बनी, रुपया बना, तो रुपए की कीमत 1 रुपया $2 के बराबर था। यह किया हमने। रिजर्व बैंक में रखा 3000 टन सोना राजपूत रजवाड़ों का है। क्या हमने उसमें कहा कि आरक्षण हमको दे दो? हमने मांगा कभी कुछ? जिस विधानसभा लोकसभा में बैठ के हमारे खिलाफ अमेंडमेंट पारित किया जाता है वो हमारे बाप दादा के घर और किले हैं। हमने कहा क्या? हम जिस किले